दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आने वाले वक्त में क्या करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करेगी, राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ कौन सी रणनीति बना रही है और नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसे जैसे 1 मार्च की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही पटना की सियासत में सियासी रूप से कयामत की रात कौन सी रात हो जाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अब किसी को बख्शने वाले नहीं है। अब कौन किसको बख्शेगा, कौन सियासी रूप से पहले खेल करेगा, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसमें चुनाव आयोग की तरफ से एक रोड ब्लॉक जैसी स्थिति है। चुनाव आयोग ने बिहार में 11 विधान परिषद की सीटों के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया और उस नोटिफिकेशन के तहत चुनाव की तारीख 21 मार्च तय की गई। 4 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 21 मार्च से चुनाव होगा और वो चुनाव कोई और नहीं, हमारे आपके जैसे मतदाता नहीं, बल्कि माननीय विधायक गण करेंगे। तो इन माननीय लोगों का विधानसभा का अस्तित्व बचे रहना 21 मार्च तक जरूरी है। और नीतीश कुमार 1 मार्च के बाद 1 मिनट भी बिहार की विधानसभा का अस्तित्व, मौजूदा विधानसभा का अस्तित्व नहीं बने रहने देना चाहते। तो क्या होगा आने वाले वक्त में, कैसे होगा और किस तरह से, कौन इस सहमात के खेल में पहला पत्ता कौन फेंकेगा, तुरुप का इक्का किसके हाथ में होगा, और गुलाम बीवी और बादशाह जो ताश खेलने वाले हैं, जो पत्ता खेलने वाले हैं, वो जानते हैं कि कौन इस इक्के में किस तरह की बाजी खेलने की स्थिति में उतर रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी बाजी उस वक्त चली थी जब वो राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर आए थे, और राष्ट्रीय जनता दल का साथ ही नहीं बल्कि अपने इकबाल, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, राजनीतिक साख का भी वो कहीं ना कहीं उसका भी साथ छोड़कर आए थे। लेकिन जिस वजह से वो अपने राजनीतिक इकबाल का साथ छोड़कर चले आए, वो वजह भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की यही थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। और इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में, यानी 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो आचार संहिता लगनी है, उस आचार संहिता के लगने के पहले बिहार विधानसभा के भंग किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी जाए, ताकि चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से पता चल जाए कि चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ही नहीं बल्कि एक और राज्य यानी बिहार में भी कराना है। लेकिन यदि यही होता तो वही चुनाव आयोग बिहार विधान परिषद की उन सीटों के लिए जिन पर पिछली बार 26 अप्रैल को चुनाव की तारीख निर्धारित हुई थी, पिछली बार यानी 6 साल पहले 26 अप्रैल को निर्धारित हुई थी, वो तारीख 21 मार्च नहीं निर्धारित होती। और जब तारीख 21 मार्च निर्धारित हो रही है और आचार संहिता पहले लग रही है, तो निश्चित तौर पर धक्का, यूं कहें कि राजनीतिक सदमे जैसी स्थिति नीतीश कुमार के लिए जरूर है कि जिस मकसद को पूरा करने वो आए थे वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 1 मार्च के बाद या 1 मार्च की शाम से ही नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 मार्च की तारीख ही क्यों? आज विधानसभा में छुट्टी है, एक धार्मिक आयोजन, धार्मिक पर्व को लेकर जो छुट्टियां होती है, इस वजह से छुट्टी है। कल यानी 27 फरवरी, 27, 28 और 29 फरवरी 3 दिन, और मार्च का पहला दिन यानी 1 मार्च, इन 4 दिनों के बीच क्या कुछ होना है उसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बिहार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट को पास किया जाना है। और बजट पास होने के साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान भी हो जाना है। और बजट सत्र के सत्रावसान के बाद यानी नीतीश कुमार के द्वारा 1 बार घोषित तौर पर और 2 बार अघोषित तौर पर कुल जमा 3 बार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद अब विधानसभा भंग करने के लिए जो सदन की लेजिटिमेसी चाहिए, उसे प्राप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी यदि विधान परिषद चुनाव की आड़ लेकर विधानसभा भंग करने के रास्ते में आकर खड़ी होती है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के राजनीतिक रास्ते यदि बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
बिहार में नीतीश कुमार ने बहुमत कैसे साबित किया? ठीक है, पटना पुलिस और बिहार पुलिस विधायकों को पकड़ पकड़ कर लाती रही, किसी को झारखंड बॉर्डर से, किसी को तेजस्वी आवास से, किसी को गोरखपुर से, तो किसी को कहीं और से, किसी को तो नेपाल से भी पकड़ के लाने की बात थी। लेकिन विधायक आ गए, 122 पर बहुमत का आंकड़ा था, येन केन प्रकारेण 129 विधायकों के समर्थन के साथ वो आंकड़ा भी पूरा हो गया। स्पीकर के चुनाव में भी, जिसे सत्ता पक्ष अपने लिए एक फ्लोर टेस्ट ही मान रहा था, वहां भी वो आंकड़ा पूरा हो गया। और पूरी उम्मीद है कि जो मुस्तैदी राष्ट्रीय जनता दल की भी है कि कहीं सरकार के साथ कोई राजनीतिक अनहोनी ना हो जाए या बीजेपी कोई खेल ना खेल दे, आरजेडी भी पूरी मुस्तैदी के साथ बजट सत्र के अंतिम दिन, बजट को पास कराने के दिन विधानसभा में मौजूद रहेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। खैर, वो संभावना नजर नहीं आ रही और बजट स्मूथली पास हो जाएगा। यानी मनी बिल पास होने के साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार 1 महीने के अंदर 3 बार ट्रिपल टेस्ट असेंबली के फ्लोर पर हासिल कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि जब 3 बार महीने भर के अंदर फ्लोर टेस्ट इस सरकार ने हासिल कर लिया और उस सरकार में जो नेता, सरकार का मुखिया जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी वर्ष में आया, तो क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी और सिर्फ अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं को ऊपर रखेंगे कि अपना काम निकल जाए और फिर सहयोगी दल को राम भरोसे छोड़ दिया जाए? और क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो जाएंगे? नीतीश कुमार के साथ 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के साथ जिस भाजपा को कुछ लोगों ने उस वक्त के प्रदेश भाजपा प्रभारी की वजह से भाजपा को भूजपा कहना शुरू कर दिया था, उस भाजपा या भूजपा, व्यंग्यकारों की नजर में उस वक्त की भूजपा, और उस भूजपा से नाराज नीतीश कुमार जब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने की स्थिति में है, सारी बदनामी को, अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की कीमत पर भी वो झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना करके कोई परमार्थ करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। भारत की राजनीति में या दुनिया की किसी भी राजनीति में कहीं भी कोई भी राजनेता दूसरे के लिए परमार्थ करने के लिए खड़ा नहीं होता। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। नरेंद्र मोदी को या नीतीश कुमार की बात करें तो यह सपना नहीं आया था नीतीश कुमार को कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए भाजपा के साथ चलना है। नरेंद्र मोदी को भी यह सपना नहीं आया था कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए नीतीश कुमार को अपने साथ लाना जरूरी है। दरअसल सपना आया था तो उस सपने में एक बुरा सपना भी था, एक सियासी डर भी था, अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के सीमित हो जाने का डर था। और यह डर नरेंद्र मोदी को भी था तो नीतीश कुमार को भी था, बीजेपी को भी था तो जेडीयू को भी था। और वो डर यही था, नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर जो डर था वो यही था कि बिहार में यदि सीटों के मामले में भारी घाटा हुआ तो दिल्ली के का तख्त, प्रधानमंत्री का पद और तीसरी शपथ खतरे में पड़ सकती है। नीतीश कुमार को डर था कि लोकसभा चुनाव में काम निकलने के बाद, यानी नरेंद्र मोदी को हराने का मिशन पूरा हो जाने के बाद, राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ क्या करेगी। महज 45 विधायक हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो एक तरफ 78 विधायकों वाली भाजपा तो दूसरी तरफ उससे एक ज्यादा यानी 79 विधायकों वाली राजद। ये दोनों में से कोई जिसके साथ भी वो रहेंगे वो क्या करेंगे, ये संभावना सता रही थी। और इस सताए हुए संभावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिला नहीं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराए जा सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदली का काम किया। लेकिन यह पाला बदली क्या वाकई विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में जा रही है? सवाल सबसे बड़ा है। और सवाल इसलिए भी बड़ा है कि जिन दो लोगों पर यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के पास लेकर गए, दोनों की संसद पहुंचने की महत्वाकांक्षा थी। एक की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, बरास्ते राज्यसभा, संजय झा वो राज्यसभा पहुंच गए। अशोक चौधरी की महत्वाकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कल उनका जन्मदिन भी था और उस जन्मदिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी गए थे। लेकिन जन्मदिन का केक तो नीतीश कुमार ने खाया। जन्मदिन का केक जब 1 तारीख को नीतीश कुमार के घर कटेगा तो उस दिन केक कटेगा। 1 मार्च को जिस दिन नीतीश कुमार का जन्मदिन है उस दिन केक कटेगा या सियासत कटेगी, इस पर सबकी नजर होगी। केक और सियासत के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। इस देश ने वो देखा है,
वो मंजर देखा है, साल 1988 का था और आरिफ मोहम्मद खान का दक्षिण दिल्ली का घर था और वहां पर विद्याचरण शुक्ल, वीपी सिंह, सतपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू, ये 5 लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन मना रहे थे, कांग्रेस से निकाले गए नेता का। लेकिन केक नहीं, दरअसल सियासत कट रही थी। तो क्या सीएम हाउस में 1 मार्च को जो नीतीश कुमार के जन्मदिन का केक कटेगा, उस दिन नीतीश कुमार को बर्थडे गिफ्ट कौन देगा? बर्थडे बॉय को बर्थडे गिफ्ट कौन देगा? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह विधानसभा भंग करने की हरी झंडी के रूप में देंगे, या उस बर्थडे गिफ्ट का इंतजार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से होगा कि आपकी विधानसभा भंग करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आप हमारे साथ आ जाएं और इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में आपको मुख्यमंत्री पद पर कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा? यह सब कुछ 1 मार्च को तय होगा और 1 मार्च की तारीख वो तारीख है जिस दिन यह भी तय होगी कि नीतीश कुमार का जन्मदिन बिहार में नए सियासी खेल का गवाह बनेगा या बिहार में सरेंडर करने की, पॉलिटिकली सरेंडर करने की, राजनीतिक तौर पर सरेंडर करने की प्रक्रिया में पगड़ी खुलेगी या पगड़ी बांधकर एक बार फिर से पगड़ी को जस्टिफाई करने की दिशा में सम्राट चौधरी जाएंगे। सम्राट चौधरी मुद्दा नहीं है, विजय सिन्हा मुद्दा नहीं है, मुद्दा लोकसभा चुनाव है, मुद्दा विधानसभा चुनाव है और मुद्दा साथ में दोनों चुनाव कराने की वो ख्वाहिश है जिस ख्वाहिश के रास्ते किसी भी संभावित चिराग मॉडल की संभावना को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त किया जाता है। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक उम्मीद, नीतीश कुमार की राजनीतिक पतवार सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे के सहारे टिकी है कि अगले 5 साल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार फैक्टर बना रहेगा या लोकसभा चुनाव के बाद अप्रासंगिक हो जाएगा। यह फैक्टर 2 बुनियादों पर टिका है। एक, साइमल्टेनियस पोल यानी लोकसभा विधानसभा का 7 चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी अपनी दिल्ली के मकसद के लिए नीतीश कुमार का सहयोग ले, और दूसरा नीतीश कुमार अपने पटना के मकसद के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सहयोग ले। यानी इस गठबंधन में एक हाथ दो और दूसरे हाथ से लो। इसी आधार पर चुनाव में जो कोई भी गठबंधन बनता है, इसी आधार पर बने हुए गठबंधन ने नीतीश कुमार की चुनावी संभावनाओं को पर लगाने के लिए बदनामी झेलने के बावजूद भाजपा के साथ आने पर मजबूर किया था। लेकिन जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है तो तथाकथित कम्युनल राजनीति, तथाकथित सांप्रदायिक राजनीति का साथ देना बनाम तथाकथित सेकुलर राजनीति के साथ बने रहना, इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार कहां खड़े होंगे ये 1 मार्च की शाम होते होते करीब करीब तय हो जाएगा। यदि भाजपा विधानसभा भंग करने पर सहमत हो गई तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बनी रहेगी, और यदि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भंग करने पर सहमत नहीं हुई तो आगे के बारे में कोई भी अनुमान लगा पाना खतरे से खाली नहीं है कि क्या होगा। पल में मासा, पल में तोला, पल में मासा वाली स्थिति बिहार की सियासत में बनती जा रही है। लेकिन तोला और मासे के बीच में सियासत में वास्तविकता के धरातल पर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की राजनीतिक मंशा को पाल लेना और बीच में विधान परिषद का चुनाव आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी झुक भी जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस प्रकार से कैकेयी और दशरथ की बात जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो 4-5 विधायकों के बहुमत पर टिकी सरकार को पूर्व की तरह 2/3 बहुमत पर लाने के लिए नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा न होते देख वापस एक बार धर्मनिरपेक्ष राजनीति, सेकुलर ब्लॉक के साथ खड़े हो जाए, तो उम्मीद कीजिए कि आने वाले वक्त में कोई नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बगलगीर होंगे या भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बगलगीर होंगे। सारी कवायद बगलगीर होने की है। नीतीश कुमार की जरूरत भाजपा को भी है, नीतीश कुमार की जरूरत इंडिया ब्लॉक को भी है, और नीतीश कुमार को भी इन दोनों में से किसी एक की जरूरत है। और जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन किसका साथी कब बन जाए, ये महत्वाकांक्षाओं की टकराहट और सामंजस्य की टकराहट के बीच सामंजस्य न हो पाना सियासत की उस वास्तविकता के करीब ले जाता है जहां व्यक्ति को उस परिस्थिति में फैसले लेने होते हैं जहां एक तरफ इकबाल का संकट, दूसरी तरफ सियासत का संकट
और तीसरी तरफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वो ग्लोबल थ्योरी, जिस ग्लोबल थ्योरी में विधानसभा को बनाए रखना है बिहार की, तो किसके साथ बनाए रखना उचित होगा? ये सवाल उस दौर में मायने रखता है जिस दौर में लोकसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड के नंबर कितने होंगे और वो नंबर इंडिया ब्लॉक के लिए काम के होंगे या नरेंद्र मोदी के लिए काम के होंगे। जिसके लिए काम के होंगे वो नंबर, यानी जिसका आंकड़ा बिना नीतीश कुमार के 272 के नीचे जाकर टिकेगा, कम से कम नीतीश कुमार की विधानसभा के साथ लोकसभा न सही तो तत्काल बाद विधानसभा चुनाव कराने की उस परिस्थिति में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को भी बनाए रख पाएगा। तब सारी कवायद बार्गेनिंग पावर को बनाए रखने की है, सारी कवायद पॉलिटिकल करियर को 5 साल के लिए खींचने की है। तो पॉलिटिकल करियर को 5 साल के लिए खींचना और दिल्ली की सत्ता को 5 साल के लिए तय करना, इन दोनों के बीच प्राथमिकताओं का टकराहट, प्राथमिकताओं की टकराहट या प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य, इसी के ऊपर 1 मार्च की शाम से बिहार की सियासत जाकर टिक जाएगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। इतना जरूर है कि नीतीश कुमार संभलने का मौका नहीं देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संभलने लायक भी नहीं छोड़ती है और लालू यादव बार बार संभलने का मौका देते हैं। देखते हैं इन तीनों के बीच बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति का देश पर पड़ने वाला प्रभाव किस कलेवर में, किस रूप में सामने आता है। नमस्कार।